गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कोशेंट ग्रुप एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी और कुछ एग्जांपल डिस्कस करे थे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कोशेंट ग्रुप के लिए। तो हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी है कि इफ जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी रैंडम ग्रुप है और एच अगर जेड जी का सब ग्रुप है तो इम्प्लाइज एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। और अगर एच जी में नॉर्मल है तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी बाई एच डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एच ए, और ए बिलोंग्स टू जी, कोशेंट ग्रुप, ये डिफाइन कर सकते हैं। अब इस जी बाई एच से जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी इज एनी ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ सेंटर। तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब जी बाई एच के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं और या जी बाई एच से जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गैदर होंगी। तो जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज इफ जी बाई एच इज अ साइक्लिक, if g by h is a cyclic implies g is abelian। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कहां अप्लाई करोगे, वेन एवर h इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड जी। आप किसी भी जनरल नॉर्मल सब ग्रुप पे अप्लाई नहीं करोगे। यहां मैं स्पेशल केस ले रहा हूं, h इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड जी, देन h मस्ट बी नॉर्मल इन g। तो इस नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है, जनरल नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि जी अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन। गिवन क्या है, जी बाई एच इज अ साइक्लिक। तो सबसे पहले यहां से जी बाई एच मस्ट बी जनरेटेड बाई सम एच ए। साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। नाउ इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लेते हैं, इम्प्लाइज जो एच ऑफ एक्स होगा, एच वाई होगा, बिलोंग्स टू जी बाई एच होगा। हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स और वाई आपस में कम्यूट करेंगे तो एच एक्स एच वाई बिलोंग्स टू जी बाई एच होगा। इम्प्लाइज जो एच ऑफ एक्स होगा वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, एच ऑफ ए टू द पावर सम की, और एच ऑफ वाई जो होगा दैट इज ऑल्सो एच ऑफ ए टू द पावर सम आर। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया आपके पास, एच ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एच ऑफ ए टू द पावर के एंड एच ऑफ वाई इज ऑल्सो इक्वल टू एच ऑफ ए टू द पावर आर। और कोसेट की प्रॉपर्टी एच ए इक्वल टू एच बी कब होता है, जब एक्स ए टू द पावर माइनस के बिलोंग्स टू एच एंड y a to the power minus r belongs to h। h3 equal to hb if and only if ab inverse belongs to h। ठीक है, आप इसको x a to the power minus k belongs to h लिखो या x inverse a to the power minus k belongs to h लिखो, यहाँ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस implies जो x होगा वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, कुछ h1 टाइप का एलिमेंट होगा, एंड y a टू द पावर माइनस r जो होगा समथिंग h2 टाइप का एलिमेंट होगा। और यहाँ जो h1 एंड h2 हैं इट शुड बी मेंबर ऑफ कैपिटल H। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज x मस्ट बी ऑफ द फॉर्म h1 a टू द पावर k एंड y शुड बी ऑफ द फॉर्म h2 a टू द पावर r। तो दिस implies x dot y is equal to h1 a to the power k h2 a to the power r। और h1 h2 कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल H से। तो अगर ये कैपिटल H से और कैपिटल H किसका सब ग्रुप है, जेड जी का, तो h1 डॉट x शुड बी इक्वल टू h1 डॉट u इज इक्वल टू u डॉट h1 फॉर एवरी u बिलोंग्स टू g होगा, क्योंकि सेंटर का एलिमेंट है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको ये लिख देता हूँ कि h1 एंड h2 वो कहाँ बिलोंग करेंगे, ZG में बिलोंग करेंगे।
और ZG में बिलोंग कर रहे हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस एम्प्लाइज दिस इज H1, हमें क्या लिखना है, या सिंपली y डॉट एक्स लिखेंगे तो वो क्या आएगा, H2 a टू द पावर r H1 a टू द पावर k, ये लिखना है। क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं? तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, H1 H2 a टू द पावर k प्लस r, और इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, H2 H1 a टू द पावर r प्लस k लिखूँ या k प्लस r लिखूँ, मैटर नहीं करेगा। और H1 और H2 भी आपस में कम्यूट करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो H1 H2 a टू द पावर k प्लस r, दैट इज इक्वल टू x डॉट y। तो ये क्या प्रूफ करा हमने, कि अगर आपके पास H जो है वो ZG का सब ग्रुप है, तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि देन H इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप इन G। सॉरी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, H इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप इन G। नेक्स्ट, इफ G बाई H साइक्लिक है, तो हमने प्रूफ करा है कि इंप्लाइज G इज अबेलियन। अगर G बाई H साइक्लिक है तो G अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर मैं ये लिखता हूं कि इफ G बाई ZG साइक्लिक हो जाए तो इंप्लाइज G क्या हो जाएगा, अबेलियन। इसी का पर्टिकुलर केस, H को अगर ZG ले लेंगे तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो G बाई ZG साइक्लिक है तो G क्या होगा, अबेलियन। तो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से G अगर अबेलियन है तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZG हो जाएगा। और G इक्वल टू ZG हो गया तो G बाई ZG इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1, क्योंकि G और ZG सेम है। तो G बाई ZG में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, दैट इज ZG, ठीक है। और अगर G बाई ZG का ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर 1 के जितने भी ग्रुप होते हैं दैट मस्ट बी साइक्लिक। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, G बाई ZG साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ। यहां से मैं यहां तक जा सकता हूं, या यहां से यहां पे स्टॉप कर सकता हूं, और यहां से डायरेक्टली यहां। तो इफ एंड ओनली इफ G इक्वल टू ZG, या इसी चीज को लिख सकता हूं G बाई ZG साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ G बाई ZG इक्वल टू 1। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ G बाई ZG, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इस G बाई ZG का। तो आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। तो जैसे एक क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं मैं यहां, इफ G बी एनी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर then possible order of G by ZG. First option is say 25, second option is 35, third one is 55, and fourth is 10। ठीक है। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे वो पी स्क्वेयर टाइप के होंगे, पी प्राइम नंबर, या पी इंटू क्यू टाइप के होंगे, पी एंड क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम। तो इस टाइप के आपको ऑप्शन होंगे, या p टू दी पावर k टाइप के, p इज अगेन प्राइम नंबर। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है किस टाइप का है आपके पास, 5 स्क्वेयर, सेकेंड ऑप्शन 5 इंटू 7,
थर्ड ऑप्शन 5 इंटू 11 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 इंटू 5। ठीक है, तो इस टाइप के ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि क्या पॉसिबल ऑर्डर है G/Z का। तो मैं जनरल केस डिस्कस करता हूं। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ G/Z इज इक्वल टू P/Q, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? अज्यूम कर रहे हैं कि P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम। P और Q क्या है? वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। तो हमें डिस्कस करना है कि G/Z का जो ऑर्डर है क्या वो P इंटू Q टाइप का होगा या नहीं होगा। तो यहां अज्यूम कर लेते हैं कि P जो है वो लेस देन Q है। तो फर्स्ट केस, इफ P डज नॉट डिवाइड Q-1, तो हमने डिस्कस करा था कि इंप्लाइज ये जो ग्रुप आएगा वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक। तो इंप्लाइज G/Z साइक्लिक। तो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी कि अगर P इंटू Q ऑर्डर का ग्रुप है, P लेस देन Q है, P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं और P डज नॉट डिवाइड Q-1 है, तो ये इस ऑर्डर का जो ग्रुप आएगा दैट इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है तो हमने क्या प्रूफ करा था अभी? तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZG हो जाएगा। और यहाँ से क्या इंप्लाई आएगा? G/ZG का जो ऑर्डर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 1, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो यानी कि P अगर डिवाइड कर रहा है Q-1 को, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सॉरी, P डज नॉट डिवाइड Q-1 है। तो जैसे 35 के केस में 5 डज नॉट डिवाइड 6, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। 55 के केस में 5 डिवाइड्स 10 है, 10 के केस में 2 डिवाइड्स 4 है, तो ये केस अभी तक पॉसिबल है। सेकेंड, इफ P डिवाइड्स Q-1 है, तो हमने डिस्कस करा था कि देयर मस्ट एग्जिस्ट G नॉन अबिलियन ग्रुप और G1 नॉन अबिलियन ग्रुप, या नोटेशन G दे देते हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इंटू Q। एंड ये भी हम क्लास इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ ZG क्या होगा उस केस में? शुड बी 1। और ZG का ऑर्डर 1 है, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G/ZG वो क्या रहेगा? P इंटू Q। तो दिस सिचुएशन इज ऑलवेज पॉसिबल केस। तो यानी कि 55 ऑर्डर का G/ZG का ऑर्डर 55 हो सकता है अगर मैं G को एक नॉन अबिलियन ग्रुप पिक करूं जिसका ऑर्डर क्या हो? 55। सिमिलरली 10 ऑर्डर पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब G को D5 ले लेंगे। 10 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप कौन सा था? D5। D5 के सेंटर में एक एलिमेंट, तो D5/Z D5 करेंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 10। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ए ऑप्शन के लिए P² ऑर्डर का, तो P² G/ZG हमने प्रूफ करा था कि P² ऑर्डर के ग्रुप अबिलियन है, तो G/ZG अबिलियन हो सकता है। हमने स्टेटमेंट क्या लिखी है? G/ZG जब साइक्लिक होगा तो G अबिलियन होगा। अब G/ZG अबिलियन है तो G के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहां अगर मैं ऑर्डर ऑफ आपको G/ZG दिया हुआ है P², ये डिस्कस कर रहा हूं कि पॉसिबल है या नहीं है। P इज प्राइम नंबर। तो डिफाइन कर लेते हैं G विच इज 1AB01C001 with ABC belongs to ZP। हमने डिस्कस करा था कि ऑर्डर ऑफ G जो आएगा दैट शुड बी P³ एंड G जो आएगा वो नॉन अबिलियन ग्रुप आएगा। और क्लासिफिकेशन में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ ZG जो रहेगा इस केस में P³ ऑर्डर का अगर नॉन अबिलियन ग्रुप है तो उसके सेंटर में जो एलिमेंट आते हैं वो एग्जैक्टली P एलिमेंट आते हैं।
तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी क्या मिल जाएगा यहाँ से, जी में पी क्यूब है, जेड जी में पी एलिमेंट है, तो ये किस ऑर्डर का मिलेगा, पी स्क्वायर ऑर्डर का। तो ये केस पॉसिबल है। तो अगर आपके एग्जाम में पी स्क्वायर टाइप का कोई भी ऑप्शन है तो इट मस्ट बी पॉसिबल। पी इंटू क्यू टाइप का ऑप्शन है तो वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन। तो ये ए ऑप्शन भी पॉसिबल है। यहाँ Z5 ले लो। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है और इसी को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेट करता है। हम प्रूव करेंगे कि जो जी बाई जेड जी है वो जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे उसका एक ग्रुप बनेगा अंडर कंपोजिशन, उसके आइसोमॉर्फिक आएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है आगे काउंटिंग ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म में। क्लियर। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, बेसिकली वो गेट का क्वेश्चन है। इफ G इज अ Q8 और H जो है दैट इज 1 and -1, ऑब्वियसली H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G में। हमने डिस्कस करा था कि G के पास एवरी सब ग्रुप इज Q8 के पास जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल। तो ये Q8 का सब ग्रुप है वो क्या है, नॉर्मल। देन आपसे पूछा गया है G बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू, ये एग्जाम में कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो गारंटी है कि ऑर्डर ऑफ G बाई जेड जी जो आएगा, G का ऑर्डर 8, जेड जी का ऑर्डर 2, तो G बाई जेड जी का ऑर्डर 4। तो दिस इंप्लाइज G बाई जेड जी जो होगा आइदर आइसोमॉर्फिक टू Z4 होगा और आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, K4। G बाई जेड जी या तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। G बाई जेड जी अगर Z4 मिल गया तो Z4 साइक्लिक है, तो दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन ग्रुप। क्लियर। और G अबेलियन है तो उस केस में अब हम प्रूफ करके आए हैं ऑर्डर ऑफ G बाई जेड जी क्या हो जाएगा, 1, लेकिन अज्यूम क्या करके चल रहे हैं, 4। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर मैं G को Q8 लेता हूं और H ये सब ग्रुप पिक करता हूं और H जो है इस Q8 का सेंटर बना रहा है, हम सेंटर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं Q8 का। ठीक है, तो आपको अगर अभी स्पीड तेज लग रही होगी तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो पीछे लेक्चर पढ़े हैं वो रिकॉल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जितने भी लेक्चर कवर अप हुए हैं वो आपको रिकॉल करने हैं, नोट्स में से जो आपने बनाया है वो ही आपको कवर अप करना है। ठीक है, तो हमने Q8 का सेंटर फाइंड किया था, वो क्या था, 1 and -1। तो G बाई जेड जी का बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं और एक थ्योरम अभी लिखवाई है, G बाई जेड जी अगर साइक्लिक होगा तो G अबेलियन होगा और ये तभी हो सकता है जब G बाई जेड जी का ऑर्डर 1 हो, लेकिन हम क्या ज्यूम करके चल रहे हैं, 4। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो G बाई जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, K4 की। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी G बाई जेड जी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो गारंटी है कि वो इस थ्योरम से रिलेटेड होगा कि G बाई जेड जी इज अ साइक्लिक इम्प्लाइज G इज एन अबेलियन ग्रुप। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं होमोमॉर्फिज्म पे। हम क्वोशंट ग्रुप पे फिर मूव ऑन करेंगे जब एक बार होमोमॉर्फिज्म डिस्कस कर लें और देन होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से हम क्वोशंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करिए तो मैं क्वोशंट्स ग्रुप को उनके आइसोमॉर्फिक शो करूंगा और अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो गए तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपस में सेम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं, होमोमॉर्फिज्म ऑन अ ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, लेट G and G dash are any two group तो G और G डैश कोई भी दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एंड इफ
f is a function which is from g to g dash, be a function, कोई भी एक रैंडम फंक्शन है, then this f is called a homomorphism from g to g dash if, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि g में कोई स्टार ऑपरेशन है और g डैश में कोई एक o ऑपरेशन है, ठीक है। तो f इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश, और g में कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है उसको नोटेशन दिए स्टार, और g डैश में बाइनरी ऑपरेशन है उसको दिया है नोटेशन o नोटेशन दिए, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। if for every ab belongs to g, f of a star b is the same as f of a of f of b। तो बेसिकली मीनिंग क्या है, यहां जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले हम g में एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, a और b को ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन, देन उसका इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये g है और इसमें a को ऑपरेट किया b पे, ठीक है, और ये आपके पास g डैश है, और इसको ऑपरेट करने के बाद इसको कहाँ मैप कर दिया, f ऑफ a स्टार b। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट्स को g में ऑपरेट कर रहे हैं, देन उसका इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्टार है ये भी अपने आप में फंक्शन है, तो पहले स्टार फंक्शन यूज कर रहे हैं और देन f फंक्शन यूज कर रहे हैं। जो स्टार है वो कहाँ से कहाँ पे फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम g क्रॉस g टू g। तो पहले मैं g के एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं और g पे ही मैप कर रहा हूं, देन उस पर एक नया फंक्शन यूज कर रहा हूं f, वो इसको कहाँ मैप कर दे रहा है, g डैश के एलिमेंट्स पे। और राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, ये आपके पास कुछ a था, ये b था, ऑपरेट करने के बाद हमारे पास क्या आया था c, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिर f ऑफ सम c। हो सकता है ये इनमें से किसी के इक्वल हो जाए। यहां हमने क्या किया, पहले एफ ए फाइंड करा, देन एफ बी फाइंड करा राइट हैंड साइड में, और इनको आपस में ऑपरेट करा, तो एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी, ये जी डैश का एलिमेंट आएगा। तो ये जो दो एलिमेंट है वो क्या है, सेम। तो ओवरऑल होमोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है कि आप जी में यानी कि जो फंक्शन है उसके डोमेन में एलिमेंट को ऑपरेट करो, देन इमेज फाइंड करो, या इमेजेस फाइंड करके देन ऑपरेट करो कोडोमेन में। रिजल्टेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो बेसिकली हम जी के एलिमेंट को जी डैश में ट्रांसफर करके ऑपरेट करें, अगर रिजल्टेंट चेंज नहीं हो तो देन इट इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, बेसिक आइडिया, जी में ऑपरेट करें देन ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करके ऑपरेट करें, रिजल्टेंट चेंज नहीं हो देन दिस इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी। अब सबसे बेसिक एग्जांपल, इफ जी एंड जी डैश आर एनी ग्रुप, कोई भी रैंडम ग्रुप है, एनी टू ग्रुप्स, ठीक है, देन एक एफ डिफाइन करता हूं विच इज फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट को मैं कहाँ मैप कर रहा हूं, ई डैश। ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो बेसिकली मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को कहाँ मैप कर दिया, ई डैश की आइडेंटिटी पे। ठीक है, अब अगर मैं एफ ऑफ ए स्टार बी फाइंड करता हूं तो सारी इमेजेस कहाँ जानी है, आइडेंटिटी पे। एफ ए फाइंड करता हूं तो वो भी कहाँ मैप होना है, आइडेंटिटी पे।
एफ बी अगर फाइंड करोगे तो वो भी कहाँ मैप होगा, आइडेंटिटी पे, क्योंकि हर एलिमेंट को कहाँ मैप कर दिया आपने, आइडेंटिटी पे। इन दोनों को आपस में ऑपरेट करोगे, एफ ए ऑफ एफ बी, वो भी क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ऑपरेट करोगे, रिजल्टेंट क्या है, सेम। तो जी में एलिमेंट को ऑपरेट करूं या जी डैश में ऑपरेट करूं, रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ सेम। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज अ होमोमॉर्फिज्म एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे बेसिक एग्जांपल, तो f इज अ homomorphism and f is called a trivial homomorphism। ठीक है, तो आप कोई भी ग्रुप दो g और g डैश, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन का सेगमेंट होता है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, या नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन है, या वन वन होमोमॉर्फिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन, या ऑन टू, या वन वन एंड ऑन टू के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड अप करोगे। ठीक है, और अगर ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म समझ आ गई तो गारंटी है कि रिंग थ्योरी में आपकी होमोमॉर्फिज्म बहुत इजीली क्लियर होंगी, क्योंकि जितनी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगी वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आएंगी। और सिमिलरली हम वेक्टर स्पेस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसमें 50% जो होता है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यूज होता है। इसी की सारी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है कि कोई फॉर एनी जी एंड जी डैश there is a function f from g to g dash such that f of a is e dash for every a, then this mapping is always homomorphism and this is called trivial homomorphism। और इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्ट करेगी that is called a non trivial homomorphism। क्लियर? अब नेक्स्ट पहले मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूं होमोमॉर्फिज्म की, और इन सारी प्रॉपर्टीज को आप रिकॉल करोगे, एटलीस्ट एक समरी पेज बनाओगे होमोमॉर्फिज्म में इन सारी प्रॉपर्टी का। आई थिंक एक पेज में सारी समरी आ जाएगी जो कुछ भी अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, और ये समरी मैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्रू आउट कंटिन्यूसली यूज करूँगा। यानी कि काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म करना है तो जो कुछ मैं अभी लिख रहा हूँ इतना सफिशिएंट है। ठीक है, यही मेथोडोलॉजी है कि दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म कैसे कंस्ट्रक्ट होगा और कितनी होमोमॉर्फिज्म आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि लेट जी एंड जी डैश आर एनी टू ग्रुप्स। कोई भी रैंडम दो ग्रुप पिक करता हूं, ठीक है, और अज्यूम कर लेते हैं कि f फ्रॉम g टू g डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहां डिफाइन करता हूं विच इज कॉल्ड कर्नल ऑफ f। कर्नल ऑफ f का मीनिंग क्या है? a बिलोंग्स टू g सच दैट f ऑफ a इक्वल टू e डैश। e डैश का मीनिंग क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ g डैश। तो वो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, गारंटी है कि ये किसका सबसेट है? g का सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट कहां से पिक कर रहा हूं? g से। नेक्स्ट अगर एक और नोटेशन डिफाइन करता हूं, इमेज ऑफ f या रेंज ऑफ f, जो सिंपली फंक्शन का रेंज हम डिफाइन करते हैं वही यहां रेंज डिफाइन करता हूं। तो इसका मीनिंग क्या है? f ऑफ a whenever a belongs to g, यानी कि जितने भी इमेजेस का कलेक्शन है उसको हमने डिफाइन करा है, तो ये किसका सबसेट होगा? g डैश का। ठीक है, अभी इसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पे अभी आऊंगा। ये दो नोटेशन डिफाइन करें हैं। अब अगर मैं f ऑफ e फाइंड करता हूं तो ये क्या आएगा? यानी कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी का इमेज क्या होगा, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो f ऑफ e, इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ e डॉट ई। ई को ई पे ऑपरेट करोगे ई रहेगा, ये डॉट ऑपरेशन है वो जी का ऑपरेशन अज्यूम कर रहा हूँ, और जी डैश में भी अज्यूम कर लेते हैं डॉट ऑपरेशन है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एफ ई डॉट एफ ई। इस डॉट का मीनिंग है ऑपरेट हो रहा है जी डैश में,
और इस डॉट का मीनिंग है ऑपरेट हो रहा है जी में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ ई, ये क्या होगा, आइडेंटिटी माइनस एफ ऑफ ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या सिंप्लिसिटी के लिए इस एलिमेंट का इनवर्स यूज करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। अब इनवर्स कहाँ ऑपरेट करूंगा, जी डैश में, क्लियर है। तो जो आइडेंटिटी का इमेज आएगा वो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ इमेज ऑफ ए अगर एक्स है अंडर एफ, तो इस नोटेशन का मीनिंग क्या होगा, एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, एक्स, ठीक है। अगर ए का इमेज एक्स है तो फॉर एवरी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए टू द पावर के का जो इमेज आएगा दैट इज एक्स टू द पावर के अंडर एफ। इसका भी रीजन सिंपल है, एफ ऑफ ए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स, तो एफ ऑफ ए टू द पावर के अगर लिखोगे तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, विच इज एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए, ठीक है, विच इज एफ ऑफ ए होल पावर क्या गया के, और एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या है, एक्स। तो सिंपल प्रॉपर्टी, जस्ट 2 लाइन का प्रूफ है। तो e अगर x पे मैप हो रहा है तो a टू द पावर k कहाँ मैप होगा, x टू द पावर k पे। यानी कि अगर मुझे कहीं भी होमोमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्ट करनी है तो अगर एक एलिमेंट a का इमेज मिल गया तो उसकी जितनी भी पावर हैं, यानी कि उससे जो सब ग्रुप जनरेट हो रहा है उसके सारे एलिमेंट का इमेज आप ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकते हैं। अगर a x पे मैप हो रहा है तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे, a क्यूब एक्स क्यूब पे, a फोर एक्स फोर पे, तो a का इमेज फिक्स है x, एक्स नॉन है तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर, ये सारे फाइंड कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन आगे मैं काउंटिंग में यूज करूंगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट, एफ ऑफ ए इनवर्स, और इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि इफ इमेज ऑफ ए इज एक्स अंडर एफ, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स का जो इमेज है वो क्या आएगा, एक्स इनवर्स अंडर एफ, ठीक है। तो अगर एफ के अंडर ए का इमेज एक्स है तो ए इनवर्स का इमेज जो आएगा दैट शुड बी एक्स इनवर्स। इसका रीजन क्या है, हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए डॉट ए इनवर्स, होमोमॉर्फिज्म है तो दैट इज एफ ए डॉट एफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या गया, एफ ई, और एफ ई का मीनिंग क्या था, ई डैश। सिमिलरली एफ ऑफ ई विच इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स डॉट एफ ए। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ आपके पास, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स डॉट एफ ए। तो ये कोई u एलिमेंट है, ये v है, तो u v पे ऑपरेट हो रहा है तो आइडेंटिटी मिल रहा है, और v u पे ऑपरेट हो रहा है तो आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ a, इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, f ऑफ a इनवर्स के, और f ऑफ a का मीनिंग क्या है, x इनवर्स, और ये क्या गया, f a इनवर्स। तो a इनवर्स का मैप हो गया x इनवर्स पे, क्लियर है। और इसी टाइप से अगर ए एक्स पे मैप हो रहा है तो ए टू द पावर -2 का मैप हो जाएगा एक्स टू द पावर -2, ए टू द पावर -3, एक्स टू द पावर -3। तो मैं इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर कंबाइन करूंगा तो उसको लिख सकता हूं कि फॉर एवरी के बिलोंग्स टू जेड, सॉरी, इफ इमेज ऑफ ए इज एक्स अंडर एफ, अगर ए का इमेज एक्स है अंडर एफ, तो दिस implies a to the power k is x to the power k for every k belongs to z। क्लियर है। तो हर पावर के लिए ये
प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब इन्हीं के बेस पे कर्नल में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो ई डैश पे मैप हो रहे हैं, और आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा आइडेंटिटी पे मैप होता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो ई आएगा वो हमेशा कर्नल ऑफ एफ का मेंबर होगा। तो कर्नल किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। और अगर मैं पिक करता हूं कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, तो एफ ऑफ ए, और बेसिकली ए का मैप हो रहा है आइडेंटिटी पे, बी का इमेज भी क्या होगा आइडेंटिटी, तो बी इनवर्स का इमेज क्या होगा इस प्रॉपर्टी से। अगर ए एक्स पे मैप हो रहा है तो ए इनवर्स कहाँ जा रहा है एक्स इनवर्स पे, तो ये इसके इनवर्स पे, और आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है सेल्फ इनवर्स। तो ए डॉट बी इनवर्स कहाँ मैप हो जाएगा फिर ई डैश पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ एफ में। तो यानी कि जो कर्नल ऑफ एफ है वो हमेशा जी का सब ग्रुप बनेगा। क्लियर। और इसी की हेल्प से ये भी लिख सकता हूं कि फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, जी कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक कर लो जी का, और ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ है। अगर मैं इमेज फाइंड करता हूं एफ ऑफ जी इनवर्स ए जी, ठीक है, या जी अगर एक्स पे मैप हो रहा है और ए ऑलरेडी का मैप हो रहा है ई डैश पे, तो जी इनवर्स का मैप हो जाएगा एक्स इनवर्स पे। तो जी इनवर्स ए जी का इमेज क्या आ जाएगा, जी इनवर्स का मैप हो रहा है एक्स इनवर्स पे, ए का मैप हो रहा है ई डैश पे, और जी का मैप हो रहा है एक्स पे। तो फाइनली ये कौन सा एलिमेंट आएगा ई डैश। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास, जी इनवर्स ए जी शुड बी मेंबर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। क्लियर है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, जी इनवर्स ए जी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। यानी कि जो होमोमॉर्फिज्म है उसका जो कर्नल आएगा इट मस्ट बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर। तो यहां मेरे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या लिख दी हमने, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म is always a normal subgroup in G। तो जितने भी होमोमॉर्फिज्म है उनका कर्नल हमेशा नॉर्मल सबग्रुप आएगा। एंड नेक्स्ट इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गारंटी है कि ई डैश जो होगा वो एफ ऑफ और इमेज ऑफ एफ में बिलोंग करेगा। इसको नोटेशन एफ जी भी देख सकते हैं, ठीक है, रेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट पिक करता हूं एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू एफ जी, एफ जी के जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं एफ ए और एफ बी टाइप के हैं। तो जो ए कॉमा बी है वो कहां से बिलोंग करेगा जी से। तो इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बी कहां से बिलोंग करेगा जी से। इम्प्लाइज एफ फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म है तो फंक्शन है, और फंक्शन है तो हर एलिमेंट का इमेज आएगा। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स ये कहाँ मैप हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए एफ बी इनवर्स में मैप हो जाएगा। और एफ ए अगर एक्स है और ये वाई है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वाई इनवर्स। क्लियर है। और इसका मीनिंग क्या है आपके पास फिर एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होल इनवर्स। तो यानी कि एफ ए एफ बी अगर इस सेट में है तो एफ ए एफ बी होल इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ जी। तो वन स्टेप टेस्ट से क्या प्रूफ हुआ, एफ जी इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, जी डैश। तो एफ ऑफ जी इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश बट नीड नॉट बी नॉर्मल।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आगे जाके जब हम काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे कि किसी होमोमॉर्फिज्म का जो रेंज सेट आता है वो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप बने, बट इट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। तो यहां तक आई थिंक क्लियर है प्रॉपर्टीज। तो कर्नल इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी, अगर ए एक्स पे मैप हो रहा है तो ए टू द पावर के का मैप होगा एक्स टू द पावर के पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर f 1 1 हो जाए तो इफ f इज 1 1 होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी कंसीडर कर रहा हूं, तो 1 1 है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां जाएंगे, डिस्टिंक्ट पे, और आइडेंटिटी ऑलरेडी कहां मैप हो गया, आइडेंटिटी पे। तो क्या इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप होगा? अगर ए मिल गया जो ई डैश पे मैप हो रहा है, ई ऑलरेडी ई डैश पे मैप हो रहा है, और ए अगर नॉन आइडेंटिटी आ गया तो गारंटी है कि 1 1 की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, ई का इमेज क्या आ रहा है, ई डैश, और अगर देयर एग्जिस्ट ए विच इज नॉट इक्वल टू ई एंड ए का इमेज भी ई डैश हो गया, तो ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिनका इमेज क्या होगा, सेम, इंप्लाइज एफ नॉट 1 1। तो जब भी कर्नल में कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो मैपिंग कभी भी 1 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती, और अगर 1 1 होमोमॉर्फिज्म है तो डायरेक्टली क्या इंप्लाई कर दिया हमने, कर्नल ऑफ एफ शुड कंटेन ओनली आइडेंटिटी। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर? कन्वर्स पार्ट में क्या ये लिख सकते हैं कि इफ कर्नल ऑफ एफ इज ट्रिवियल whether this implies f is 1 1 homomorphism। तो अगर किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल ट्रिवियल है तो क्या वो 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगी? तो सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इफ a एंड b बिलोंग्स टू g है विद एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए, तो यहां से डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होल इनवर्स इक्वल टू ई डैश, क्योंकि ऑपरेट कहाँ हो रहा है, जी डैश में। ठीक है, दिस एम्प्लाइज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, अगर ए एक्स पे मैप हो रहा है तो ए इनवर्स कहाँ जाएगा, एक्स इनवर्स पे, इज इक्वल टू ई डैश implies होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, तो implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ, और कर्नल ऑफ एफ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी। तो दिस implies ए बी इनवर्स इक्वल टू ई, और दिस implies ए शुड बी इक्वल टू बी। तो क्या प्रूफ करा, अगर इमेजेस सेम है तो आपके पास एलिमेंट भी सेम आएंगे। ठीक है, तो यहां 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन प्रूफ कर दिया मैंने। तो यानी कि कर्नल अगर ट्रिवियल है तो मैपिंग 1 1 होमोमॉर्फिज्म, और 1 1 होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल शुड बी ट्रिवियल। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। इसके बाद इफ image of a x under f and order of a is say finite, ग्रुप जरूरी नहीं है कि फाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप के पास भी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ a का इमेज जो है वो क्या है, x है, और जो a का ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, और अज्यूम कर लेते हैं कि n ऑर्डर है, तो दिस इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ e, यानी कि ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, रीजन क्या है उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस चीज़ जो भी मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ इसको 2 या 3 बार राइट डाउन करके देख लीजिएगा, ताकि प्रॉपर्टीज़ आपकी रिकॉल इजीली हो जाएंगी।
उसका बेनिफिट होगा कि जब मैं होमोमॉर्फिज्म में ये प्रॉपर्टी लिखूंगा तो आप डायरेक्टली लिंक कर पाओगे कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस लास्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो हमने अज्यूम करा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है, तो ऑब्वियसली ए टू द पावर n आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए टू द पावर n इक्वल टू एफ ऑफ ई होगा विच इज ई डैश, और एफ ऑफ ए टू द पावर n का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए n टाइम, तो एफ ऑफ ए टू द पावर एफ ए टू द पावर n इक्वल टू ई डैश। और अगर x टू द पावर n आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा इनको। ठीक है, तो ये एफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, तो दिस इंप्लाइज x टू द पावर n इक्वल टू ई डैश इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x मस्ट डिवाइड n। हो गया प्रूफ। तो इफ f इज होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ a इज x देन ऑर्डर ऑफ x मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, और इसी में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ f इज वन होमोमॉर्फिज्म, f अगर वन होमोमॉर्फिज्म है एंड इमेज ऑफ a अगर x है तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a जो होगा शुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ x। अगर सिंपल होमोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ a को, प्रोवाइडेड ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट। और अगर वन होमोमॉर्फिज्म है तो अगर x का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो a का ऑर्डर इनफाइनाइट, और x का ऑर्डर फाइनाइट है तो a का भी ऑर्डर फाइनाइट, और दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। क्लियर। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, तो अगर आपके पास फर्स्ट सिचुएशन लेता हूं कि इफ ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट हो जाए, तो अगर ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है तो a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन, ये सारी डिस्टिंक्ट पावर्स आएंगी और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि दो पावर सेम होगी तो ऑर्डर फाइनाइट हो जाएगा। a का इमेज x है तो a स्क्वायर का इमेज x स्क्वायर, a क्यूब का इमेज x क्यूब एंड सो ऑन। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ x अगर फाइनाइट हो जाए से k, तो x टू द पावर k जो होगा वो क्या आ जाएगा e डैश, और यहां से a टू द पावर k जो होगा वो कहां में होगा x टू द पावर k पे। तो यानी कि f ऑफ a टू द पावर k इज इक्वल टू क्या हो गया e डैश। ठीक है, f ऑफ a टू द पावर k क्या हो गया e डैश, और यहां से डायरेक्टली a टू द पावर k प्लस 1 लिखेंगे तो वो कहाँ मैप होगा, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर k डॉट a टू द पावर k का मैप हो रहा है x टू द पावर k, और a का मैप हो रहा है x पे, तो ये क्या बच जाएगा x। तो आपके पास a टू द पावर k प्लस 1 का इमेज x आ गया, और जो a था उसका भी इमेज x आ गया, और a नॉट इक्वल टू क्या है a टू द पावर k। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए जिसका इमेज क्या हो गया सेम, लेकिन फंक्शन क्या लेके चल रहे हैं वन होमोमॉर्फिज्म, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो x का भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। आई थिंक ये क्लियर। तो फर्स्ट केस में ये स्टेटमेंट प्रूफ। सेकेंड केस, अगर a का ऑर्डर अज्यूम कर लेते हैं n, तो यहाँ a की जो डिस्टिंक्ट पावर्स हैं वो कितनी डिस्टिंक्ट पावर्स मिलेंगी n पावर, यानी कि a स्क्वायर a क्यूब अप टू a टू द पावर n माइनस 1, और a टू द पावर n शुड बी आइडेंटिटी। a का इमेज x है, a स्क्वायर का इमेज x स्क्वायर, a क्यूब का इमेज x क्यूब, और x टू द पावर n माइनस 1, और ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए a टू द पावर n आइडेंटिटी है तो ये इमेज e डैश होना चाहिए विच इज x टू द पावर n। तो यहाँ से ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स n। तो अगर मैं ये k अज्यूम कर लेता हूँ तो डेफिनेटली k शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। नाउ इफ
के इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन, मुझे प्रूफ क्या करना है, के इक्वल टू एन। तो अगर के स्ट्रिक्टली लेस देन एन है तो ये पावर भी क्या रहेगी, आइडेंटिटी ई डैश। ठीक है, के अगर स्ट्रिक्टली लेस देन एन है तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n-1, तो ये पावर भी क्या रहेगी, आइडेंटिटी। और ये अगर आइडेंटिटी है और ये भी का मैप और आइडेंटिटी पे, और ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या आ गया, सेम, यानी कि फंक्शन इज अगेन नॉट 1 1। तो k लेस देन n हो नहीं सकता, तो k को क्या होना होगा, इक्वल टू n। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर 1 1 होमोमॉर्फिज्म में a का इमेज x है तो ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ x हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ये हम यूज करेंगे बहुत से काउंटिंग में। ठीक है, इसके अलावा सिंपल सी प्रॉपर्टी, इफ g अबिलियन देन f ऑफ g अबिलियन, जस्ट बाय डेफिनेशन प्रूफ कर सकते हो। अगर g अबिलियन है तो उसका इमेज जो आएगा इट मस्ट बी अबिलियन। और इसी टाइप से इफ g इज अ साइक्लिक, तो एफ जी जो आएगा वो क्या होगा, साइक्लिक। मैं जी डैश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एफ जी की बात कर रहा हूँ, जो रेंज है वो साइक्लिक होगा। जी डैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मे बी साइक्लिक और मे बी नॉन साइक्लिक। जैसे मैं लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, आपको क्या दिया हुआ है, इफ जी साइक्लिक, तो इम्प्लाइज जी किसी ना किसी एलिमेंट ए से जनरेट होगा। और अगर ये ए से जनरेट हो रहा है तो ए का इमेज कुछ ना कुछ एक्स आएगा अंडर एफ, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो फंक्शन होगा, फंक्शन है तो हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा। तो ए का इमेज अगर एक्स है तो जो जी के एलिमेंट है वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, ए स्क्वायर जो जी आ रहा है, ए क्यूब एंड सो ऑन, यही एलिमेंट आएंगे, या ए इनवर्स आ सकता है। और यहाँ आपके पास जी डैश में ए का इमेज एक्स, तो ए स्क्वायर का इमेज एक्स स्क्वायर, ए क्यूब का इमेज एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो सेट आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ ऑफ जी को। तो एफ जी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म में है, जनरेटेड बाई एक्स। ठीक है, तो जी अगर साइक्लिक है तो एफ जी साइक्लिक होगा। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, अगर ए जी का जनरेटर है तो ए का जो इमेज आएगा दैट इज अ जनरेटर ऑफ एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, अगर जी जनरेट हो रहा है ए से तो इम्प्लाइज एफ ऑफ जी जो जनरेट होगा वो किससे जनरेट होगा, एफ ऑफ ए से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी मैंने। और इसी टाइप से कुछ और इंफॉर्मेशन कर्नल की हेल्प से कैसे हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे पहले एक प्रॉपर्टी रिकॉल करता हूं कि अगर H सब ग्रुप है G का तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G द कार्डिनलिटी ऑफ H शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि जितने भी कोसेट हैं उन सारे कोसेट्स की जो कार्डिनलिटी आएगी वो सब ग्रुप के इक्वल आएगी। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे जो कर्नल ऑफ एफ है ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी द कार्डिनलिटी ऑफ ए डॉट कर्नल एफ, या कर्नल एफ डॉट ए लिखूँ मैटर नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑलवेज सेम इज शुड बी सेम एज ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं वेक्टर स्पेस में भी, रिंग थ्योरी में और यहाँ ग्रुप थ्योरी तीनों में यूज करूंगा कि कर्नल के जितने भी कोसेट्स हैं उन सारे कोसेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो कर्नल के ऑर्डर के इक्वल आएगी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इफ इमेज ऑफ ए एक्स है अंडर एफ, अगर ए का इमेज एक्स आ रहा है
with the help of f. Then for every y belongs to a dot kernel f implies f of y or image of y is also x. ठीक है, तो अगर a का इमेज x है तो a के रेस्पेक्ट में जो कर्नल का कोसेट आप बनाओगे उसका भी इमेज, उसके हर एलिमेंट का इमेज क्या आएगा, x आएगा। यानी कि ये जो कर्नल का कोसेट पिक किया है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का इमेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मैंने y क्या पिक करा है, रैंडम एलिमेंट पिक करा है, वो किसका एलिमेंट है, इस कोसेट का एलिमेंट है, और इसका इमेज क्या आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम कोसेट बना रहे हैं उसी का जो इमेज आएगा। ठीक है, सिंपल प्रूफ, y अगर बिलोंग कर रहा है a डॉट कर्नल f में तो y कुछ a डॉट k टाइप का एलिमेंट होगा, और जो k है वो किसका एलिमेंट है, कर्नल ऑफ f का एलिमेंट है। तो अगर f ऑफ y आप फाइंड करते हो तो वो f ऑफ a डॉट k आएगा। इसका मीनिंग क्या है, एफ ए डॉट एफ ऑफ के आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ ए का मैप हो रहा है एक्स पे, एफ ऑफ के का मैप हो रहा है ई डैश पे, तो फाइनली का मैप हो गया एक्स पे, तो वाई का इमेज क्या आ गया, एक्स। तो यहाँ इंफॉर्मेशन दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर ए कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है और उसका इमेज एक्स है तो ए के रिस्पेक्ट में जो कर्नल एफ का कोसेट बनाएंगे उस कोसेट के सारे एलिमेंट कहाँ मैप होंगे, एक ही एक्स पे मैप होंगे। ठीक है, तो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म कैसे बनाओगे, आप एक एलिमेंट पिक करोगे ग्रुप का, ठीक है, उसका इमेज फाइंड करोगे, पॉसिबल केसेस जो हमने ऑलरेडी यहाँ से डिस्कस करें उससे पॉसिबल इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, अब जो ए की फिक्स कोई भी इमेज आपके पास है तो इस ए का पूरा कोसेट बनाओगे। अगर कर्नल में m एलिमेंट है तो इस कोसेट में कितने एलिमेंट आएंगे, m, तो m एलिमेंट जो आएंगे वो सारे के सारे कहाँ मैप हो जाएंगे, x पे मैप हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट में एक और कोसेट बनाओगे, उसकी इमेज फाइंड करोगे। ये ओवरऑल प्रोसीजर है। इसी में नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेशन लिखता हूं मैं कि इफ a एंड b बिलोंग्स टू g लेते हैं, कोई भी दो रैंडम एलिमेंट है, देन a dot kernel f is the same as b dot kernel f if and only if f of a is the same as f of b। तो कर्नल के दो कोसेट इक्वल कब होंगे, जब इस होमोमॉर्फिज्म के रेस्पेक्ट में इस a और b का इमेज हमेशा क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सिंपली यहाँ हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दो कोसेट इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, एच ए इक्वल टू एच बी। क्या प्रॉपर्टी था, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये दो कोसेट इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बी इनवर्स, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, ये क्या होगा, ई डैश। ठीक है, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू क्या गया, ई डैश, इम्प्लाइज एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, और दिस इम्प्लाइज एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। हो गया प्रूफ। तो कर्नल के दो कोसेट सेम कब होंगे, जब उनके जो जनरेटर हैं, यानी कि जो ए से जनरेट हो रहा है और बी से जनरेट हो रहा है, अगर ये यानी कि ए की हेल्प से जनरेट कर रहे हो, इसको बी की हेल्प से जनरेट कर रहे हो, तो इस दोनों एलिमेंट का अगर इमेज सेम आ जाए तो ये दोनों कोसेट क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, अब अगर इस ए का इमेज एक्स है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा कोसेट जो है वो कहाँ मैप होगा, एक्स पे। और इसी टाइप से इस b का इमेज अगर कोई z है तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये कोसेट है, ये कहाँ मैप हो जाएगा, सारा का सारा कहाँ मैप हो जाएगा, z पे। ठीक है,
तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज अभी क्या करना है कि पहले हमने देखा कि अगर ए का इमेज एक्स है तो इसके रिस्पेक्ट में पूरा कोसेट कहाँ जाएगा, एक्स पे। और अगर दो डिस्टिंक्ट कोसेट है तो उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे मैप होंगे, क्योंकि अगर कोसेट सेम है तो उसके एलिमेंट का इमेज सेम होगा, और एलिमेंट का इमेज सेम है तो कोसेट क्या होंगे, सेम। तो अगर दो डिस्टिंक्ट कोसेट लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लो, एक इस कोसेट का और एक दूसरे कोसेट का, उनका इमेज क्या आएगा, डिफरेंट। तो इस प्रॉपर्टी को अभी आप लिख सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी x और y है, बिलोंग कर रहे हैं ए डॉट कर्नल एफ में से, तो इम्प्लाइज क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। यानी कि किसी एक कोसेट के अगर दो एलिमेंट पिक करते हो तो वो हमेशा कहाँ मैप हो रहे हैं, सेम एलिमेंट में मैप हो रहे हैं। और अगर आपके पास x बिलोंग्स टू ए डॉट कर्नल एफ है एंड y बिलोंग्स टू बी डॉट कर्नल एफ है एंड ए डॉट कर्नल एफ नॉट इक्वल टू बी डॉट कर्नल एफ, अगर ए डॉट कर्नल एफ नॉट इक्वल टू बी डॉट कर्नल एफ है तो दिस इम्प्लाइज जो एफ ऑफ एक्स होगा इज नेवर इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कोसेट के जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट इमेजेस रखेंगे और सेम कोसेट का एलिमेंट है तो वो सेम पे मैप होगा। यानी कि इस कर्नल के जितने आप डिस्टिंक्ट कोसेट बनाओगे उतने डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कोसेट एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है, एक दूसरा कोसेट पिक करोगे वो किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप होगा, नेक्स्ट कोसेट पिक करोगे वो किसी तीसरे एलिमेंट पे मैप होगा। तो जितने आप कर्नल के डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाओगे उतने ही रेंज में एलिमेंट आएंगे। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, देयर इज अ 1-to-1 correspondence between the distinct cosets of a kernel and the element of a range। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, there is a 1-to-1 correspondence between the distinct cosets of a kernel of homomorphism, there is a 1-to-1 correspondence between distinct cosets of kernel of f। f हमारे पास यहाँ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो there is a 1-to-1 correspondence between distinct cosets of kernel of f and the element of range of f and the elements of range of f। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है। और जो आपके पास कर्नल के डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं उनको हमने क्या नोटेशन दिया था, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, तो यहां से हमने ये डिस्कस करा है कि जो इंडेक्स ऑफ कर्नल होगा, इंडेक्स ऑफ कर्नल का मीनिंग क्या है, कर्नल ऑफ एफ के जितने डिस्टिंक्ट कोसेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ एफ जी को। तो इंडेक्स ऑफ कर्नल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर ऑफ एफ जी। और इसी की हेल्प से ये भी लिख सकते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज अ फाइनाइट, तो इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ इज सेम एज ऑर्डर ऑफ एफ जी। तो अगर g का ऑर्डर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ f शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ जी। तो ये एक और इंफॉर्मेशन है जिसका हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल अबाउट दिस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और आएंगी जो हम जब काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म करेंगे उसी के साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं एज अ होमवर्क। इफ G be a group and order of G is say 20 and G dash is another group, order of G dash is a 25,
ठीक है, एंड एफ इज एनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, एनी होमोमॉर्फिज्म, देन आपका टास्क है, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, ऑप्शंस आर 1, 4, 5, 20। क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है कर्नल का, अगर जी का ऑर्डर 20 है और जी डैश का ऑर्डर 25 है। अब जितने भी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई हैं इनका यूज़ करना है और उसी की हेल्प से आपको ये डिस्कस करना है। ठीक है, और एक और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 to K4, कितनी होमोमॉर्फिज्म आप बना सकते हो S3 से K4 के बीच में। ठीक है, अब ये आप कैसे काउंटिंग करते हो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना, जो भी आपका मेथडोलॉजी है वो शेयर करना, उसके बाद मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ करना है उसकी हेल्प से आपको ये काउंटिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होगा तो अगेन स्विच करेंगे कोशेंट ग्रुप पे, और उसके बाद फाइनली हम मूव ऑन कर जाएंगे साइलर्स थ्योरम एंड देन फाइनल ग्रुप एक्शन। ठीक है, थैंक यू।